दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे ग्रीस की राजधानी एथेंस। 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ग्रीस यात्रा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत जयपुर में व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक। कई देशों के व्यापार मंत्री समेत कई महत्वपूर्ण डेलीगेट्स बैठक में ले रहे हैं भाग। पर्यटन विभाग द्वारा ऐतिहासिक आमेर फोर्ट में दिखा राजस्थान की बहुरंगी संस्कृति, शौर्य और भावों का मेल। G20 शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों पर की गई पुष्प वर्षा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जयपुर में प्रेस वार्ता को किया संबोधित। कहा, केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए हो रही है फायदेमंद साबित। और निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूचियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम किया घोषित। नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए 5 सितंबर को प्रदेश भर में आयोजित किए जाएंगे क्लस्टर शिविर। नमस्कार, डीडी राजस्थान के इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास सोनी और अब समाचार विस्तार से। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंच गए हैं। ये 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ग्रीस यात्रा है। प्रधानमंत्री का एथेंस पहुंचने पर भारतीय मूल के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ढोल नगाड़े बजाकर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के साथ चर्चा करेंगे। दोनों देशों के बीच संबंधों को अधिक सशक्त करने के लिए ये बातचीत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले ग्रीस पहुंच चुके हैं। एथेंस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ग्रीस के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ग्रीस यात्रा है। भारत और ग्रीस के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं, जो हाल के वर्षों में समुद्री परिवहन, रक्षा, व्यापार और निवेश और लोगों से लोगों के संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से सुदृढ़ हुए हैं। प्रधानमंत्री संबंधों को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में जहां आपसी संबंधों को और बेहतर करने पर जोर होगा, तो वहीं क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समझ बढ़ाने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से ग्रीस में मौजूद भारतीय समुदाय में खुशी की लहर है। होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। एथेंस में रह रहे भारतवंशियों ने ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत जयपुर में व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश के माध्यम से किया गया। बैठक में अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, कनाडा सहित कई देशों के व्यापार मंत्री समेत कई महत्वपूर्ण डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। बैठक का आज अंतिम दिन है। बैठक में विभिन्न देशों के मंत्रियों द्वारा दिए जाने वाले सुझावों के आधार पर एक खाका तैयार किया जाएगा।
G20 व्यापार और मंत्री स्तरीय बैठक का आज अंतिम दिन है। मंत्रियों की बैठक का पहला दिन की चर्चा वैश्विक विकास और समृद्धि के लिए बहुपक्षीय व्यापार विषय पर केंद्रित रही, जिसमें विकासशील देशों के लिए व्यापार कैसे काम कर सकता है और विश्व व्यापार संगठन में सुधारों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। बैठक का दूसरा सत्र समावेशी और मजबूत व्यापार और जुझारू वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के मुद्दों और विश्व व्यापार में सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्योगों को एकीकृत करने पर केंद्रित था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रियों के बीच व्यापार से संबंधित सभी मुद्दों पर व्यापक सहमति बनने का भरोसा जताया। जयपुर में आयोजित G20 की व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से WTO में आवश्यक सुधारों पर हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने विशेष बातचीत की। Jaipur G20 is underway and I have with me Union Minister for Commerce, Mr. Piyush Goyal. Let's talk to him and find out, sir. You are saying that Jaipur declaration would go a long way and resonate across the globe. So what makes you so confident? Well, I think all the member countries of G20 and the invitee countries have come with a very positive outlook. We had very engaging discussions in the first session this morning. Our officials has burnt the midnight oil and come up with a fair degree of agreement on several issues which affect world trade. India has given the message that trade should be a force for global good. Trade should be an instrument for the prosperity of 8 billion people. 800 करोड़ विश्व के जो लोग हैं, उन सबका भविष्य उज्जवल हो, उन सबके जीवन में एक अच्छी उमंग के साथ, नई आशा, अपेक्षा, आकांक्षाओं के साथ वो आगे बढ़ सके। इस संदेश को लेके हमने यहाँ पे शुरुआत की है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग की। अभी तक की बातचीत बहुत सार्थक रही है और मेरा विश्वास है कि जयपुर से जो संदेश पूरे विश्व में जाएगा, खासतौर पे व्यापार के संबंध में, निवेश के संबंध में, वो आगे चल के विश्व में और तेज गति से, पारदर्शिता से और अच्छी व्यवस्थाओं के साथ व्यापार को बल देगा। You heard the Commerce Minister. He says that the world appreciates India's achievement not only in economy but also its feat of reaching the moon, and that is all that also the southern part of moon. With cameraman Mohit in Jaipur, this is Vishal Baristo for DD India. केंद्रीय वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव अनंत स्वरूप ने जयपुर में आयोजित G20 बैठक के दौरान पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि भारत ने बैठक में MSME को विश्व व्यापार में उचित स्थान देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बैठक में व्यापार के विभिन्न आयामों पर विस्तृत रूप से चर्चा की जा रही है। वो है ट्रेड फॉर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि जो व्यापार होता है उसका उद्देश्य अल्टीमेटली क्या होता है। व्यापार का अल्टीमेट उद्देश्य ये है कि वो व्यापार सबके लिए ग्रोथ लाए और सबके लिए प्रॉस्पेरिटी लाए, यानी तो वो उसको करने के लिए ट्रेड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। तो इस प्रकार का जब ट्रेड होगा तो वो ट्रेड किसको लीड करेगा, वो ग्रोथ को और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाएगा विश्व स्तर पर। जो प्रायोरिटी एरिया है वो है ट्रेड एंड रेजिलिएंट ग्लोबल वैल्यू चेन्स। अगर आज की दृष्टि से आप देखिए तो 70% जो वर्ल्ड का ट्रेड होता है वो सब ग्लोबल वैल्यू चेन्स का पार्ट होता है। हम लोग चाहे आप अपना फोन भी देखिए तो इसकी डिजाइनिंग कहीं पे हो रही होगी, इसका कंपोनेंट किसी और देश में बन रहा होगा, असेंबली किसी और देश में बन रही होगी। तो ये सब मिलाकर तो जो आज की तारीख में जो न्यू रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड है वो ग्लोबल वैल्यू चेन्स है। जिस प्रकार से वर्ल्ड का ट्रेड होता है, मैंने आपको बताया 70% वर्ल्ड का जो व्यापार है वो ग्लोबल वैल्यू चेन्स के थ्रू होता है। तो इसमें कैसे हम भागीदारी को बढ़ा सकते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं इन अ ग्लोबल वैल्यू चेन, ये दूसरा प्रायोरिटी एरिया है।
तीसरा प्रायोरिटी एरिया जो भारत ने दिया वो है कि एमएसएमईज को हम कैसे वर्ल्ड ट्रेड में इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो हमारे छोटे लघु उद्योग हैं उनको विश्व व्यापार में या विश्व को मार्केट को हम कैसे उनके साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अगर आप एमएसएमईज को देखिए तो वो 3-4 उनके प्रमुख बिंदु होते हैं जिसके कारण चाहे भारत की एमएसएमई हो या किसी और देश की एमएसएमई हो, उसमें क्या होता है, उनके जो प्रमुख दिक्कतें उनको आती हैं। पहला, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, उनको पता ही नहीं होता है कि ये सामान हम किस मार्केट में बेच सकते हैं, कौन बायर है। तो पहला लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इस प्रकार से होता है। दूसरा, अगर आप देखिए तो लैक ऑफ फाइनेंस, कैपिटल की कमी होती है एमएसएमईज को बैंक से लोन मिलना। या तीसरा होता है कि उनके पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, उनके पास बहुत सा टेक्नोलॉजी जो R&D होता है, डेवलपमेंट होता है वो। तो ये 3-4 प्रमुख समस्याएं एमएसएमईज फेस करते हैं, ग्लोबली फेस करते हैं। तो उसको हम लोग कैसे जो है इन दिक्कतों को दूर कर सके, ये भारत का तीसरा प्रायोरिटी एरिया। पर्यटन विभाग द्वारा ऐतिहासिक आमेर फोर्ट में गुरुवार की शाम को ऐसा माहौल बना जिसमें राजस्थान की बहुरंगी संस्कृति, शौर्य और भावों का एक साथ मेल हो गया। विभाग द्वारा G20 शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों का पुष्प वर्षा, ढोल नगाड़े और लोक नृत्य पेश करके उनका भव्य स्वागत किया गया। मेहमानों के लिए आमेर की गणेश पोल पर गाला इवनिंग और सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, मुख्य सचिव उषा शर्मा, G20 समूह के प्रतिनिधियों सहित कई उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। पीरा तेरी नौबत बाजे। G20 कंसर्ट सीरीज आकाशवाणी जयपुर द्वारा ड्रामा फेस्ट का आयोजन जवाहर कला केंद्र में किया गया। कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर अर्चना सिंह ने बताया कि बीकानेर आकाशवाणी से लेखक हरीश शर्मा और निर्देशक मंदाकिनी जोशी द्वारा सांगरी नाटक प्रस्तुत किया गया। वहीं आकाशवाणी जयपुर द्वारा लेखक ईश्वर दत्त माथुर और निर्देशक अनिल मारवाड़ी का अनोखी किट्टी पार्टी नाटक प्रस्तुत किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से हम लोग G20 पर काम कर रहे हैं और G20 के तहत सभी जो कैपिटल स्टेशंस हैं उनको ये काम दिया गया है आकाशवाणी के, और उसमें हमको राज्य भर में तरह तरह के कार्यक्रम करने हैं। उसके तहत हम लोग वार्ताओं का, परिचर्चाओं का जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो डेली हमारा रिले हो रहा है और पूरे राजस्थान में हम कर रहे हैं। और उसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके तहत हमने शास्त्रीय संगीत की कंसर्ट करी है, आज यहाँ नाटक की है, भक्ति संगीत की हम कर चुके, आदिवासी संगीत की कर चुके हैं। और इस नाटकों में आज आकाशवाणी बीकानेर की प्रस्तुति है और आकाशवाणी जयपुर की प्रस्तुति है। इसके बाद हम लोक संगीत की करेंगे और उसके लास्ट में हम चौपाल करेंगे। राजस्थान में जितनी भी बोलियां हैं उनके व्यक्तियों को बुलाकर, जो एक्सपर्ट हैं हमारे आकाशवाणी के, उनको हम बुलाकर ये कार्यक्रम करेंगे। और G20 का ये हमारा मेन उद्देश्य है कि हम क्या विकास कर रहे हैं और आगे और भी क्या क्या हम कर सकते हैं, इस पर ही हमारा ध्यान है। भारत इस बार G20 वर्ष 2023 की अध्यक्षता कर रहा है। G20 को लेकर देश भर में अनेक कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। जयपुर में G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर स्टूडेंट ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि G20 की अध्यक्षता करना भारत के लिए गौरव का पल है। भारत के लिए बहुत ही गर्व का पल है कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इस तरह की अपॉर्चुनिटी भारत को मिलना एक नए आयाम स्थापित करने जैसा है। जो G20 है वो आर्थिक जो
है, एक वहाँ का मंच है जिसमें अर्थव्यवस्था पर विशेष रूप से चर्चा की जाती है। इसके साथ ही विभिन्न आयाम जैसे शिक्षा है, आर्थिक जो क्रियाकलाप है उनके विषय में चर्चा की जाती है और ये भारत को एक बहुत सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। सर G20 ये बेसिकली वर्ल्ड की जो 20 लार्जेस्ट इकोनॉमी है उनका ग्रुप है और अब की बार जो इसकी प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है और अब की बार जो इंडिया ने थीम सेट की है वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो जो G20 का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो इकोनॉमिक गवर्नेंस। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। जयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में विकास की गति रुक गई है और कांग्रेस नेता अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। समानता है, मैं समानता नरेंद्र मोदी जी का सोच है। आप देखिए, ठीक है बिजली आई होगी, बाकी सब गाँव में आई होगी, लेकिन 18,000 छूट गए उसमें कोई चिंतन नहीं कर रहा था। नरेंद्र मोदी जी ने सोचा भी एक गांव में बिजली है, एक गांव में बिजली नहीं, ये असमानता है, ये ठीक नहीं है। फिर आप देखिए PM आवास योजना आई, गांव में लोग रहते हैं कुछ, एक के कच्चा मकान, एक के पक्का मकान, असमानता का भाव रहता है। तो PM आवास इतनी बड़ी मात्रा में स्केल भी बढ़ाया, स्पीड भी बढ़ाई। शौचालय जैसी छोटी चीज का भी जिक्र उन्होंने लाल किले की प्राचीर से किया और 10 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा, जो अब 11.5 करोड़। मैं ये कुछ योजनाएं गिना रहा हूँ, वो इसलिए गिना रहा हूँ कि सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में समानता का भाव अनुसूचित जाति वर्ग में नरेंद्र मोदी जी ने पैदा किया, प्रभावी बनाया। इसलिए अनुसूचित जाति वर्ग का आदमी ये कहने लग गया कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ठीक है। निर्वाचन विभाग ने प्रदेश में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मतदाता सूचियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया है। जयपुर स्थित सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नए मतदाताओं का पंजीकरण करने के लिए 5 सितंबर को प्रदेश भर में विभिन्न क्लस्टर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। 12D फॉर्म भरा जाएगा और BLO घर घर जाएगा। BLO ने एक अपना सर्वे करेगा कि किसको किस तरह की आवश्यकता है, चिन्हीकरण करेगा उनका। और 12D जो कि जब इलेक्शन का प्रेस नोट जारी होगा उसके बाद 5 दिन तक वो 12D फॉर्म भरा जा सकेगा। तो इस तरह से होम वोटिंग की प्रक्रिया अभी पॉलिटिकल राजनीतिक दलों की बैठक में भी इस पॉइंट को और क्या क्या आदेश हैं, किस तरह से इस पर उनकी क्या भूमिका होगी, उस पर बृहद चर्चा की थी। लोगों को जागरूक करने के लिए उनको जो वोटर लिस्ट में उनका नाम है कि नहीं है, पहले तो सबसे पहले जो हमारी एक VIP की सूची होती है जिसमें सभी इम्पोर्टेंट लोगों का हम लोग चिन्हीकरण करते हैं, तो वो हमने स्टार्ट कर दिया है। चाहे उसमें ऊपर तक होते हैं, गवर्नर साहब हैं जैसे, या कोई भी है जो जनप्रतिनिधि है या पहले रहे हैं, तो VVIP लिस्ट को हम पहले चेक कर लेते हैं। और फिर प्रयास यही रहेगा कि जिसका वोट है, अब जिसका वोट जिसका है वो सभी वोट डालें, तो उनको भी हम लोग विशेष प्रयास करेंगे कि वोट में उनकी भागीदारी बढ़े। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश पर बूंदी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से हरित न्याय अभियान 2023 की शुरुआत की गई। इसके तहत बूंदी जिला मुख्यालय सहित सभी तालुकात में आज हरित न्याय अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया। जिला मजिस्ट्रेट कॉलोनी में सभी न्यायिक अधिकारियों ने वृक्षारोपण किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक करना है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से राज्यव्यापी अभियान चलाया गया 3 महीने का। प्रत्येक तालुका में, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर, कोर्ट परिसर में, रेजिडेंस के आसपास और बाकी सार्वजनिक स्थानों पर पौधारोपण का अभियान चलाया गया है। ये पौधारोपण भी किया जाएगा और इसका जो है सार संभाल की जाएगी और इसको बड़ा होने तक अपनी निगरानी में रखेंगे और इसकी हर 15 दिन में
हर 15 दिन में वहाँ रिपोर्ट भेजनी कि हाँ इतने पेड़ लगाए और इतने पेड़ फल फूल रहे हैं। को हमें 3 महीने तक 18 नवंबर तक चलाना है और हर बूंदी जिले के हर पंचायत स्तर पर, हर तालुका स्तर पर पौधारोपण के कार्यक्रम किए जाएंगे और उनकी सार संभाल की जाएगी और हर 15 दिन में इनकी रिपोर्टिंग भी रालसा को प्रेषित। जयपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं सहित 18 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश भाजपा प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नए सदस्यों के जुड़ने से भाजपा को और अधिक मजबूती मिलेगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि भाजपा के प्रति लोगों के बढ़ते विश्वास के कारण ही आज लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। नेतृत्व में सब लोगों में विशेष आस्था है, विश्वास है कि यही पार्टी है और यही नेता है जो इस देश और प्रदेश को विकास की दृष्टि से आगे पहुंचा सकते हैं। आज हमारे साथ आए हैं बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर के और समाज के प्रमुख लोग हैं, उनका समाज में बड़ा नाम है। मैं कईयों को जानता हूं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे। जब इनका नाम आया तो मुझे लगा ये तो पहले से बीजेपी में है। बोला नहीं, औपचारिक सदस्यता लेनी है। आज मैं जिन्होंने भी आज औपचारिक सदस्यता ली है उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बोलिए भारत माता की। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के चांद की सतह पर उतरने के बाद इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड सेंटर ने लैंडर मॉड्यूल के पेलोड इल्सा, रंभा और चास्टे को शुरू कर दिया है। लैंडर विक्रम से निकलकर रोवर चांद की सतह पर घूम रहा है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि इसरो भविष्य के कई मिशन पर कार्य कर रहा है। आदित्य L1 के प्रक्षेपण के लिए काम चल रहा है। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल इंडिया इज ऑन द मून। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। शानदार सा ये तो हमारा आगाज था दोस्तों, अभी तो अंजाम मिशन बाकी है दोस्तों। चंद्रमा की धरती पर उतरना ट्रेलर था दोस्तों, प्रज्ञान निकलने वाली पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। मैं विक्रम लैंडर हूं। मेरे सभी शुभ चिंतकों को मैं खुशखबरी का संदेश देता हूं। बेसब्री से पृथ्वी पर हम दोनों के सकुशल उतरने की खबर का इंतजार कर रहे सभी भाइयों बहनों, बच्चों तथा बड़ों को हम दोनों सकुशल चंद्रमा की छांव में उतर गए हैं। अत्र कुशलम च तत्रास्तु की भी उम्मीद करता हूं। चंद्रमा की धरा पर हम दोनों मजे में हैं। मैं अपने वतन मेरा ये कम्युनिकेशन सिग्नल कुछ शायराना अंदाज में भेज रहा हूं। हो सके तो मेरे जज्बातों को वैज्ञानिक भाषा में @ISRO के X हैंडल, जो ट्विटर के नाम से भी जाना जाता था, उसे ट्वीट कर देना। मुझे बनाने वालों को हो सके तो मेरे मन के भावों को अंग्रेजी में बता देना। दुनिया भी देख सके, शायद समझ सके वो भावुक अनुभव, वो खुशी का पल जिसमें हम दोनों फंस के रह गए थे, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कहना शायद आसान नहीं। इसीलिए चंद्रमा पर आते ही मैं मातृभाषा में इमोशनल कम्युनिकेशन कर रहा हूं। उतरने के बाद से ही मेरी मातृभाषा थोड़ी साहित्यिक हो चली है और अंदाज थोड़ा शायराना। 6 पहियों से चलता मेरा ये जूनियर साथी रोवर कहलाता है। इसका नाम है प्रज्ञान। ये फिलहाल मेरी गर्भ में है। मैं हूं भारत की शान और सभी का दुलारा विक्रम लैंडर। मेरा काम प्रज्ञान को लेकर
चंद्रमा पर सफलता से उतरना था। मेरा नन्हा सा रोवर 26 किलो का है और मैं 17 टन का। मेरे नन्हे से रोवर प्रज्ञान का भारी भरकम वाहक हूं मैं। आगे की पिक्चर का नायक तो अब प्रज्ञान है। वो सुनहरा पल आ गया है कि मैं विक्रम इसे जन्म दूं। मेरे भीतर से अब इसे बाहर निकालने की खबर तस्वीरों सहित आपको पहुंचा दूं, पर मुझे कोई जल्दी नहीं है। जल्दी तो प्रज्ञान को हो रही है चंद्रमा के ऊपर चलने की, चहलकदमी करने की। मुझे बार बार लाते मार रहा है ये। बेचैन है अपनी आंखों से चंद्रमा को देखने को, उस पर चलने को, उसके साथ खेलने को। एक बार इसकी इच्छा पूरी कर दूं, फिर हम दोनों कुछ गप्पे भी मारेंगे। एक बार ये भी चंद्रमा के दर्शन कर ले तो हम दोनों के पास एक दूसरे से आपस के अनुभव जानने के लिए काफी बातें होगी। मैं मजबूर हूँ, अभी जहाँ उतरा हूँ मुझे तो वहीं पे स्थित रहना होगा। पर मेरा नन्हा सा प्रज्ञान अब मेरी इच्छाएं पूरी करने, मेरी सभी जिज्ञासाओं का उत्तर जानने अगले 14 दिनों तक चंद्रमा की छाव में चहलकदमी करेगा। बधाई हो प्रज्ञान, मैं कह पा रहा हूँ, तुम सुन पा रहे हो? हमने ये कर दिखाया। 15 साल पहले भारत के वैज्ञानिकों ने जो सपना देखा था उसके पूरा होने के प्रमाण हम दोनों बने हैं। प्रज्ञान, मैं तुम्हारा करियर वाहक विक्रम तुम्हें याद दिला दूं कि हमारे पास 14 दिन है जिन्हें हमारी मिशन लाइफ के रूप में प्लान किया गया है। ये वो समय है जब यहाँ चंद्रमा पर दिन होगा। पृथ्वी पर भी लोग इन दिनों पवित्र श्रावण मास शुक्ल पक्ष के आधे से पूरे बढ़ते चांद के रूप में देखेंगे। आज जब हम चंद्रमा पर उतरे हैं तो पृथ्वीवासी हमें सप्तमी अष्टमी के आधे चांद के रूप में देख रहे हैं। कल से अगले 14 दिन तक यहाँ चंद्रमा पे दिन रहेगा। आज से 8वें दिन जब धरती पर सावन की पूनम होगी, हमें सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश मिलेगा। इस बढ़ते प्रकाश के बाद धीरे धीरे यहाँ चांद के इस दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी भी कम होने लगेगी। कृष्ण पक्ष की सप्तमी के बाद जैसे ही चंद्रमा आधा होगा, हमारे पास यहाँ शाम हो जाएगी। हमारे सोलर पैनल को सूर्य प्रकाश नहीं मिलेगा। याद रखना, तब तक हमें हमारा मिशन पूरा करना है। सभी जांचें कर लेनी है, ये जान लेना है कि किन किन तत्वों से मिलकर बना है चंद्रमा। जयपुर के विद्याधर नगर स्थित डाकघर में पौधारोपण और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयपुर सांसद रामचरण बोहरा थे। सांसद ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत डाकघर में स्थित हर्बल गार्डन में पंच पल्लव प्रकल्प के अंतर्गत 75 पौधे लगाकर अमृत वाटिका का निर्माण किया। सांसद रामचरण बोहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय डाक विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ महिलाओं, बच्चियों और आमजन को मिल रहा है। जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल के सर्जरी विभाग के चिकित्सकों द्वारा लीवर से बड़ी गांठ और पित्त की थैली लेप्रोस्कोपिक तरीके से निकाली गई। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने बताया कि 88 वर्षीय मरीज मूर्ति देवी बीते 3 साल से पेट की गांठ से पीड़ित थी। मरीज को ऑपरेशन से पहले चलने फिरने में भी काफी दिक्कत थी। इस जटिल सर्जरी को अस्पताल के डॉक्टर्स ने सफलतापूर्वक करके कीर्तिमान रचा है। और अब खबर मौसम से। प्रदेश में बीते कुछ समय से मानसून सुस्त है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 सप्ताह तक मानसून कमजोर रहने का अनुमान है। सितंबर के पहले सप्ताह से ही बारिश सामान्य से कम होने की संभावना है। मानसून ट्रफ लाइन फिर से हिमालय की तरफ शिफ्ट होने से राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी बनी हुई है। और आइए अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे ग्रीस की राजधानी एथेंस। 10 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ग्रीस यात्रा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत जयपुर में व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक। कई देशों के व्यापार मंत्री समेत कई महत्वपूर्ण डेलीगेट्स बैठक में ले रहे हैं भाग। पर्यटन विभाग द्वारा ऐतिहासिक आमेर फोर्ट में दिखा राजस्थान की बहुरंगी संस्कृति, शौर्य और भावों का मेल। G20 शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों पर की गई पुष्प वर्षा।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जयपुर में प्रेस वार्ता को किया संबोधित। कहा, केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए हो रही है फायदेमंद साबित। और निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूचियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम किया घोषित। नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए 5 सितंबर को प्रदेश भर में आयोजित किए जाएंगे क्लस्टर शिविर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।